बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद रखता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और हैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम जो है ना क्लास 11 के दूसरा चैप्टर यानी वेक्टर और इक्विलिब्रियम जो है ना इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो है ना इस वेक्टर के बारे में जो है ना वजाहत करेंगे, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में जो है ना वजाहत करेंगे और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जो है ना बात करेंगे। ठीक है, और इक्विलिब्रियम जो है ना इस पर जो है ना हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना हम वेक्टर और स्केलर की वजाहत करते हैं और बाद में जो है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ना वेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, कि वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। वेक्टर्स किस तरह डिफाइन करते हैं? दैट फिजिकल quantities which having magnitude as well as specific direction are called vectors। ठीक है, किस तरह हम डिफाइन करते हैं वेक्टर्स को? दैट फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका एक खास मकदार होता है और मकदार के साथ साथ जो है ना इसका एक खास डायरेक्शन होता है, एक खास डायरेक्शन की तरफ जो है ना वो अमल करता है, वो हमारे पास क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है, फोर्स होता है एफ, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन, टार्क होता है, टार्क, मोमेंटम होता है, वेट होता है। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यानी इस क्वांटिटी का जो है ना अपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ अपना एक खास डायरेक्शन होता है। ठीक है, जब आप किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं अपनी जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो आप जो है ना किसी खास डायरेक्शन में जो है ना बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, यानी इसका एक खास डायरेक्शन जो है ना होता है। ठीक है, इसलिए वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह जब हम किसी चीज़ पर कुव्वत लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, सप्लाई करते हैं, तो एक खास डायरेक्शन में हम लगाते हैं, यानी इससे पता चलता है कि ये क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर है। इस तरह किसी बॉडी का मोमेंटम जो होता है वो भी एक खास डायरेक्शन में होता है। इस तरह वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टॉर्क, ये सब हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एक खास डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होता है, इसलिए ये क्वांटिटी जो है ना वेक्टर्स क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर के बारे में हमने बताया, अब बताते हैं स्केलर्स। स्केलर्स क्या होता है? दूसरा हमारे पास है स्केलर्स। स्केलर क्या होता है? तो इस तरह डिफाइन करते हैं, दैट आर दूज दैट फिजिकल quantities which having only magnitude and no direction are called scalars। किस तरह हम स्केलर क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर्स क्वांटिटी। यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो हमारे पास होता है स्केलर्स क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर हमारे पास होता है मास, किसी चीज़ का मास, एरिया, ठीक है, मास होता है, एरिया होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, डेंसिटी होता है, वॉल्यूम होता है, ETC। यानी ये वो सारी क्वांटिटी है जो कि हमारे पास स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। अगर हम मास की बात करें, अमाउंट ऑफ मैटर, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता।
अगर एरिया की बात करें तो इसका भी डायरेक्शन नहीं होता, टेम्परेचर की बात करें टेम्परेचर का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता, प्रेशर का भी नहीं होता, डेंसिटी का भी नहीं होता, वॉल्यूम का भी नहीं होता। इस तरह हमारे पास बहुत से जो है ना ऐसी क्वांटिटी है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मकदार है, एक फार्मूले से जो है ना इसको जाहिर किया जा सकता है और इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। वो हमारे पास होता है स्केलर्स क्वांटिटी, यानी इसका डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, वो होता है स्केलर क्वांटिटी जो कि मैंने बताई। अब हमने वेक्टर और स्केलर के बारे में बताया, अब आते हैं वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन की तरफ कि वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को किस तरह हम जाहिर करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर को जो है ना हम दो तरीकों से जाहिर करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन 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 ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो वेक्टर को जो है ना हम दो तरीकों से जो है ना जाहिर करते हैं। एक तरीका हमारे पास होता है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सबसे पहला वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, ये पहला वाला सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। इस रिप्रेजेंटेशन में हम वेक्टर को कैसे ज़ाहिर करते हैं, किसी लेटर को लिखते हैं, बोल्ड लिखते हैं और इसके ऊपर जो है ना एक एरो ड्रा करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ ए, इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर को ज़ाहिर करता है। इस तरह हम लिख सकते हैं डी, इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, ये वेक्टर को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। इस तरह मैं लिख सकता हूँ सी, इसको बोल्ड करके वेक्टर को ज़ाहिर करता है। इस तरह मैं लिख सकता हूँ एन, किसी बोल्ड लेटर को लेके ए बी सी, ठीक है, कैपिटल हो या स्मॉल हो लेकिन इसको हम बोल्ड करते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको बोल्ड करके, ठीक है, वेक्टर को जाहिर करता है। इस तरह बी, इसके अलावा बाजू का जो है ना हम इसके ऊपर क्या करते हैं, एरो ड्रा करते हैं, ठीक है, ये वेक्टर को जाहिर करता है, किसी सिंबल को लेके बोल्ड करके इसके ऊपर जो है ना एरो ड्रा करते हैं, इसका मतलब है वेक्टर। इस तरह इससे नीचे जो है ना हम भी एरो जो है ना ड्रा कर सकते हैं, ये वेक्टर को जाहिर करता है। ये है हमारे पास सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम किस तरह जाहिर करेंगे इसके डायरेक्शन के साथ साथ हो, तो इसके लिए हम एक फार्मूला लिखते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर हो ए जिसका नाम हो ए, ठीक है, मिसाल के तौर पर एक वेक्टर है और मैंने उसको नाम दिया ए, ठीक है। तो इसको जाहिर करेंगे इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, ठीक है। अब ये ए मॉडुलस जो है ना क्या करता है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जाहिर करता है, इसको हम मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। और ये एक कैप जो है ना इसके ऊपर जो मैंने कैप लगाया है ये डायरेक्शन को जाहिर करता है, किसी वेक्टर को डायरेक्शन जो है ना, और इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर, यानी वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो हमारे पास होता है यूनिट वेक्टर। तो इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है, ए यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये होता है यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर इस वेक्टर का डायरेक्शन बताता है और ये मॉडुलस जो है ना इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। ये था सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर हम किसी बोल्ड लेटर से जाहिर करते, इसके ऊपर जो है ना एरो ड्रा करते, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है ना इस तरह इस फार्मूले से लिख सकते हैं। और ये इसमें क्या था, इसका यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर था। दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकल, दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, हम एक मुनासिब स्केल जो है ना मुंतखब करते हैं और वेक्टर को ड्रा करते हैं एक एरो से। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ना एक शख्स है और वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल एक शख्स है, वो पॉइंट ए से शुरू करता है और
इन द ईस्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट के डायरेक्शन में जाता है कितना फासला कवर करता है इस जगह से इस जगह तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना फासला कवर करता है वो 100 मीटर का फासला कवर करता है। कितना 100 मीटर का फासला कवर करता है। ठीक है, तो इस फासले को हम क्या करते हैं ग्राफिकली किस तरह जाहिर करते हैं वेक्टर से, तो हम जो है ना एक स्केल मुंतखब करते हैं, स्केल। ठीक है, स्केल एक मुनासिब स्केल मुंतखब करेंगे और मैं सपोज करता हूँ फर्ज करता हूँ कि 10 सेंटीमीटर सॉरी कि 10 मीटर हमारे पास बराबर है 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 100 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब स्केल मुंतखब होने के बाद मैं क्या करता हूँ 10 सेंटीमीटर का लाइन जो है ना एक लंबा लाइन जो है ना पुट की मदद से खींचूंगा। ठीक है, ये ईस्ट का डायरेक्शन है। ठीक है, और ये हमारे पास कितने फासले को जाहिर करता है 100 मीटर को, लेकिन मैंने स्केल मुंतखब किया है ये अब है 10 सेंटीमीटर का लाइन। ठीक है, अब इसमें जो एरो का जो हेड है ये वेक्टर का डायरेक्शन जो है ना बताता है, और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये वेक्टर का टेल है। ठीक है, ये टेल कहलाता है, और इसका जो लंबाई है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी मकदार के बारे में जो है ना बताता है, वो है 10 सेंटीमीटर या 100 मीटर। ठीक है, इसका हेड जो है ना डायरेक्शन के बारे में बताता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ये शख्स जो है ना पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, और कितना फासला कवर करते हैं 10 मीटर। तो मैंने ग्राफिकली वेक्टर पे जाहिर किया कि मैंने एक लंबा वेक्टर खींचा 10 सेंटीमीटर का स्केल मुंतखब करके, और इस वेक्टर को जो है ना ड्रा किया। ठीक है, तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर के बारे में मज़ीद जानने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जो है ना जाने। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे कहते हैं। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे कहते हैं। अब इसको कार्टेशियन क्यों कहते हैं, इसको कार्टेशियन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास 17th सेंचुरी में एक फ्रेंच फिलॉसफर जिसका नाम किया था रेनी डिस्केटिस, उसका नाम था रेनी डिस्केटिस। तो उस फिलॉसफर ने, उस मैथमेटिशियन ने इस कंसेप्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो है ना पेश किया था, इसलिए इस सिस्टम का नाम भी रखा गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसका नाम था रेनी डिस्केटिस यानी कार्टेशियन। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम, इस सिस्टम का नाम भी रखा गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसको को क्यों कहते हैं, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, तो को का यहाँ पर मतलब है शरीक, म्यूचुअल। यहाँ पर को का मतलब है शरीक यानी म्यूचुअल, और ऑर्डिनेट का मतलब है पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट यानी म्यूचुअल पैरेलल लाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल पैरेलल लाइन। ठीक है, अब इसकी वजाहत हम किस तरह करेंगे, इसकी डेफिनेशन, तो इस तरह हम जो है ना इसकी वजाहत करते हैं द combination of 2 or 3 mutual perpendicular lines which represent the location of a point in space or in plane or in space is called a Cartesian coordinate system। किस तरह हम डिफाइन करते हैं, द combination of 2 or 3 mutual perpendicular lines which represent the location of a point in plane or in
स्पेस इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी वो सिस्टम जिसमें हम 2 या 3 जो है ना म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन जो है ना ड्रा करते हैं, जो कि हमारे पास किसी पॉइंट का प्लेन में या स्पेस में जो है ना इसका लोकेशन, इसके पोजीशन के बारे में जो है ना बताता है, वो हमारे पास होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसा कि यहाँ पे मैंने ड्रा किया है, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अगर ये प्लेन के बारे में हो, अगर 2 डायमेंशनल केस में हो, तो फिर हम जो है ना यहाँ पर 2 लाइन जो है ना म्यूचुअल परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जैसे कि मैंने ड्रा किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें पहला वाला लाइन जो है ना, जो कि हॉरिजॉन्टल है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। इसका नाम क्या होता है, एक्स ओ एक्स डैश, ये लाइन होता है एक्स एक्सिस। और जो दूसरा लाइन होता है परपेंडिकुलर पहले वाले लाइन को, ये लाइन कहलाते हैं वाई एक्सिस, वाई ओ वाई डैश, यानी ये वाई एक्सिस कहलाते हैं परपेंडिकुलर लाइन। और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इसको हम कहते हैं ओरिजिन, इसको कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो पहला वाला हिस्सा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये चौथा यानी फोर्थवा क्वाड्रेंट जो है ना ये कहलाता है, ठीक है। अब ऑरिजिन से राइट तरफ जो है ना हमारे पास ये एक्सिस होता है पॉजिटिव, अब ऑरिजिन से लेफ्ट तरफ जो है ना ये एक्सिस होता है नेगेटिव। इस तरह ऑरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस जो है ना ये होता है पॉजिटिव, और ऑरिजिन से जो है ना नीचे यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस होता है नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जो है ना पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए हम लिखते हैं एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है ना एक्स एक्सिस जो है ना नेगेटिव होता है, यानी 0 से कम होता है, और वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो हम लिखते हैं कि इन द सेकंड क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस लेस देन 0 एंड वाई एक्सिस ग्रेटर देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ना एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव होता है, 0 से कम होता है, तो हम लिखते हैं कि एक्स एक्सिस लेस देन 0 एंड वाई एक्सिस इज लेस देन 0 इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स एक्सिस इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई एक्सिस इज लेस देन 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ जो सिस्टम आपको दिखाई देता है, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर 2 डायमेंशनल केस। जब हमारे पास प्लेन हो, 2 लाइन जो है ना एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्रॉस करे, तो वो होगा कार्टेशियन, ये कार्टेशियन प्लेन जो है ना कहलाएगा, क्योंकि ये एक प्लेन बनाता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर इसमें कोई तीसरा लाइन भी हो, यानी स्पेस 3 डायमेंशनल के बारे में बताता हो, 3 डायमेंशन के बारे में बताता हो, तो वो तीसरा वाला लाइन क्या कहलाएगा, जी एक्सिस, जेड, ये होगा जी, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल इन स्पेस के बारे में फिर बताएगा, किसी पॉइंट का लोकेशन जो है ना स्पेस के बारे में बताएगा, ये तीसरा वाला लाइन, ठीक है। और ये तीसरा वाला लाइन जो है ना एक्स वाई प्लेन का जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन है, इसको भी परपेंडिकुलर जो है ना होगा, यानी 3 लाइन जो है ना म्यूचुअली एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे इस तरह। तीसरा जी एक्सिस जो है ना भी इसको परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब वो किसी पॉइंट का लोकेशन जाहिर करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी पॉइंट का लोकेशन जाहिर करने के हम क्या करते हैं, एक एरो ड्रा करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ना एक पॉइंट पी है, मैं इसका लोकेशन जो है ना जाहिर करता हूँ कि एक्स वाई प्लेन में कहाँ पे वाक़ है, इसका कोऑर्डिनेट्स किया है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है ना सबसे पहले एक्सिस पे जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस पे जाते हैं, ठीक है। तो इतना यूनिट, फॉर एग्जांपल मैं जो है ना ए यूनिट पॉजिटिव जाने के बाद एक्सिस पर जाने के बाद मैं अब वाई एक्सिस पे जाता हूँ, ठीक है, ऊपर, इसको मैंने बी यूनिट का नाम दिया, ठीक है, और यहाँ पर पहुँचा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव एक्सिस पे ए यूनिट और वाई पे कितना चला गया, बी यूनिट, ठीक है। तो ऑरिजिन और इस पॉइंट ए को आपस में मिला के, ठीक है, इसको आपस में मिला देते हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा बनाएगा, ठीक है, ये एरो, ठीक है। थीटा जो है ना एरो वेक्टर का डायरेक्शन के बारे में जो है ना बताता है कि
पॉजिटिव एक्सिस से इस वेक्टर का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, यानी हम ए यूनिट वाई एक्सिस पे जाएंगे और बी यूनिट जो है ना वाई एक्सिस पे जाएंगे, तो हम पॉइंट पी को पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसी भी पॉइंट का लोकेशन जाहिर करने के लिए फिर हम कोऑर्डिनेट इस तरह ड्रा करेंगे। अगर पॉइंट यहाँ पर था, फॉर एग्जांपल सेकंड क्वाड्रेंट में था पहले क्वाड्रेंट के बजाय, तो फिर हम इस वेक्टर का लोकेशन किस तरह जाहिर करेंगे, इस तरह माइनस ए यूनिट नेगेटिव एक्सिस पे और बी यूनिट पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट पी का एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पर हम नेगेटिव एक्सिस पे आ चुके हैं और वाई पर पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका लोकेशन, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट पी का वो होगा पी माइनस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर क्या होगा प्लस एक्स एंड प्लस वाई। तो ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब इसमें जो पहला वाला लाइन है ये वाई परपेंडिकुलर लाइन, ये ऑर्डिनेट कहलाता है, ऑर्डिनेट, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये एक्सिस आर एफ सीसा कहलाता है, ठीक है, एब सीसा, इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट आर एफ सीसा भी कहते हैं। अब को का जो मैंने पहले बताया, को का मतलब है शरीक और ऑर्डिनेट का मतलब है पैरेलल लाइन। तो यहाँ पर जो है ना एक क्वेश्चन पैदा होता है कि ये 3 और 2 लाइन जो है ना एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो ये कैसे एक दूसरे को पैरेलल है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डिनेट जो हमारे पास होता है, ऑर्डिनेट वाई परपेंडिकुलर लाइन जो होता है, और एक्स से कुछ फासले पर हम किसी कोई और दूसरे लाइन को ड्रा करें जो कि एक्स से जो फासले के बारे में बताते हैं, वो होगा वाई को पैरेलल, वाई एक्स को पैरेलल होगा। ये सब लाइन जो है ना क्या होगा, वाई को पैरेलल होगा। इस तरह अगर हम अब सीसा पर जो है ना लाइन ड्रा करें तो वो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये लाइन जो है ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो यहाँ पर ये सब लाइन जो है ना सेंट्रल लाइन के साथ पैरेलल है, तो इसलिए इसका मतलब है कोऑर्डिनेट पैरेलल शरीक यानी म्यूचुअल लाइन, इसलिए इसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे आज के टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत सिंपल था। एक क्वेश्चन हो इस टॉपिक में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।